नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी का निधन। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे कैलाश गैतोड़ी। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं कैलाश गैतोड़ी। चंपावत से सीएम धामी के लिए उन्होंने उनके लिए सीट भी छोड़ी थी और विधानसभा सीट उन्होंने छोड़ी थी। निधन की खबर से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम धामी ने भी ट्वीट कर निधन पर शोक जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कैलाश गैतोड़ी अब नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज भी चल रहा था, जहां पर आज सुबह उनका देहांत हो गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कैलाश गैतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत की सीट छोड़ी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़े और जीतने के बाद उन्होंने चंपावत सीट से विधानसभा एमएलए के रूप में भी शपथ ली थी। और उसके बाद सीएम ने कैलाश गैतोड़ी को बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। वन विभाग पंचायत के अध्यक्ष बनाए गए थे कैलाश गैतोड़ी और लंबे समय से बीमारी से पीड़ित चल रहे थे और मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां पर आज पूरे बीजेपी में दुख की लहर भी है, शोक भी आज मनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैलाश गैतोड़ी अब नहीं रहे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है? कैलाश गैतोड़ी अब नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। जी विशाल, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गैतोड़ी का आज निधन हो गया है और लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। और कैलाश गैतोड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड की राजनीति में अच्छी खासे जो है नाम कैलाश गैतोड़ी का था। और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफी करीबी कैलाश गैतोड़ी माने जाते थे। और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अपनी यह सीट भी छोड़ दी थी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे, तो उसके बाद कैलाश गैतोड़ी ऐसे पहले विधायक थे जिन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ेंगे। तो ऐसे में उनके करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी जो है सीट वो छोड़ दी थी। और इसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, तो उसकी जिम्मेदारी कैलाश गैतोड़ी निभा रहे थे। और ऐसे में लंबी समय से जो है बीमारी से वो जूझ रहे थे और बीमारी के चलते ही जो है उनका आज निधन हो गया। और ऐसे में पूरे बीजेपी में भी आज शोक की लहर होगी अरुण। जी साहब, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है जिस तरीके से कैलाश गैतोड़ी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और चंपावत से वो चुनाव लड़े, वहां से विधायक भी बने थे। हालांकि उन्होंने अपनी सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है और उन्हीं के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी जो है कि जो नेता हैं, जो उनके करीबी हैं, वो भी लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में प्रदेश में शोक की लहर है कैलाश गैतोड़ी के निधन के चलते। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब निकाय चुनाव की तारीख जल्दी तय हो जाएगी। वहीं चुनाव के नतीजे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। भाजपा के विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान हो गए हैं, रिजल्ट आना अब बाकी है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह का जनता का मत भी रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं? कि उत्तराखंड की जनता पूरा मन बना चुकी है कि हम देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। और उत्तराखंड की पांचों लोकसभा में जनता का पूरा आशीर्वाद मोदी जी को मिला है। मोदी जी के विकास कार्यों को 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, काम आज धरातल पे दिख रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं आज धरातल पे दिख रही है। जनता
के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता ये भी समझती है कि हमको मोदी जी को ही चुनाव में जितवाना है। और हमारे जो पांचों लोकसभा के प्रत्याशी हैं, हर क्षेत्र में हमारे अनुभवी नेता हैं, उन सबको जनता पुनः भारी मतों से चुनाव में विजय दिलवाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक बयान भी आया था राजस्थान में। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस आती है तो मंगलसूत्र तक छिनवा लेंगे, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी लगातार हमलावर हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है, जबकि भाजपा ये दावा कर रही है कि उनके मैनिफेस्टो में है। तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? कि आप तो सब जानते हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र में जो उन्होंने चीज़ें कही है कि लोगों के आर्थिक का वो करने का क्या है। और उनके जो एडवाइजर्स एम पित्रोदा आप लोग जानते हैं, उनके बारे में उनका क्या स्टेटमेंट आया था, क्या उन्होंने अपने उस पर लिखा था। तो ये तो अंडरस्टूड है कि निश्चित तौर पर वो इस प्रकार का कांग्रेस का तो एक करेक्टर ही रहा है कि वो किसी भी तरीके से क्या कहते हैं डेवलपमेंट नहीं करेगी, लेकिन लोगों के अधिकारों पे वो हमला करने का उनका हमेशा पहले से रहा है। और लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि हमने जो देश की जनता से आह्वान किया था कि इस बार मोदी जी को 400 पार, और देश की महान जनता, महान मतदाता पूरा मन बना चुके हैं कि हमको मोदी जी को 400 पार हमको पहुंचाना है लोकसभा की सीटों में। तो आपने देखा कई स्टेटों में जो अभी भी 2-3 चरणों में चुनाव हुआ है, उन चरणों में पूरा जनता का मन अधिकांश मोदी जी के प्रति है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की स्थिति तो इस समय बहुत ख़राब है। कांग्रेस कहीं, मैं तो समझता हूँ कई स्टेटों में तो कहीं रेस में नहीं है। आप उत्तराखंड में ही देख लीजिए, हम जब देख रहे थे तो कई जगह तो उनके बसते ही नहीं थे। कई जगह आप ये हरिद्वार लोकसभा में देख लीजिए, कई जगह उनके बसते ही नहीं थे, कई जगह उनके कार्यकर्ता नहीं थे चुनाव के समय में, कहीं कुछ नहीं था। तो जनता ने जब मन बना लिया है, इसलिए कांग्रेस कहीं रेस में है ही नहीं। अजय गहलोत जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो आपकी अलग अलग राज्यों में भी ड्यूटी लगाई जाती है। इस बार भी क्या कुछ ड्यूटी मिली है? क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जैसे चुनाव हो चुके हैं और तमाम नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है अलग अलग राज्यों में। जी। हाँ, निश्चित तौर पे अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता, कुछ वरिष्ठ हमारे कुछ मंत्री लोग भी अभी अन्य राज्यों में चुनाव में गए हैं। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हरिद्वार लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वो अपने उड़ीसा में हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो उनके देश के कई राज्यों में उनके चुनाव में लगातार जा रहे हैं, लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं। तो हमारे अन्य जो भी विधायक हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सब की सबका इस समय चुनाव में ड्यूटी लगी। और जब भी पार्टी का निर्देश होता है, हम सब लोग चुनाव में विभिन्न राज्यों में जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक नई छवि भी बनती हुई नज़र आ रही है, राष्ट्रीय नेता वो बनते नज़र आ रहे हैं और पार्टी के से भी काफ़ी डिमांड उनकी देखी जा रही है अलग अलग राज्यों में, चाहे झारखंड हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो। वो लगातार दौरे कर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट देने की भी अपील कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप उनकी बनती छवि को? देखिए, अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में स्टेट के हित में बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज चाहे कॉमन सिविल कोड का हो, ये देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर कॉमन सिविल कोड हमने विधानसभा से पास करके इसको कानून बना दिया है। नकल विरोधी कानून आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार नकल माफियाओं का कहता वो था। बच्चा मेहनत करता था, मेहनत करके जब रिजल्ट खुलता था हताश निराश होता था, रिजल्ट में उसका नंबर आता नहीं था। लेकिन जब माफियाओं को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और उसके लिए कानून बनाया गया, तो ये धामी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने धर्मांतरण कानून ला करके काम किया है। हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब के लिए 30% नौकरी में आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। G20 का सफल आयोजन हमारी उत्तराखंड की सरकार ने किया है 2 साल के अंदर। ऐसे कई धरातल में काम आज हमारे दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव में चाहे विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और जिस प्रत्याशी के पक्ष में जा रहे हैं, आप देखिएगा जब रिजल्ट खुलेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ का हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव जीतेगा। अच्छा गहलोत जी, एक और प्रदेश में वनाग्नि की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ऐसे में विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि लगातार जो बड़े नेता हैं जिनको राज्य में बागडोर संभालनी चाहिए, वो अन्य राज्यों में चुनाव करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में हालत भी गंभीर है। देखिए, ये वनाग्नि के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी। सारे वन विभाग के अधिकारी, आपदा से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, सबको इसमें लगाया गया है कि जो भी वनाग्नि हुई है उसमें आप
तत्काल इसको जो है रोकने का प्रयास करें। और सारा गांव की जनता की सहभागिता भी उसमें हो रही है, ग्राम पंचायतों की उसमें सहभागिता हो रही है, हमारी वन पंचायतें उनसे भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और वनाग्नि को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ शरारती तत्व होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं, जिन्होंने कुछ जगहों में आग लगाने का प्रयास किया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करने का कहा गया है कि जिन्होंने भी जंगलों में आग लगाने का ऐसा किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। और लेकिन ये बड़ा दुखद है कि वनाग्नि से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हम लोग इसका निश्चित तौर पर इसका भी हम लोग अभी समीक्षाएं करेंगे कि ऐसा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति कभी ना हो, ऐसा कभी ऐसी घटना हो ना हो, तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा भाई साहब, चार धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं राज्य सरकार की, और क्या कहेंगे कि चार धाम यात्रा में क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, तो व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ इस बार बेटर रहने वाला है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे अन्य अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी सबने भी चार धाम की बैठक की अभी समीक्षाएं की है। हर जिले के डीएम कलेक्टर को कह दिया गया है कि वो अपने अपने ज़िलों में जाकर के सारी जो हम लोग तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं देते हैं उनके लिए, चाहे धर्मशालाओं में होता है, होटल्स तो खैर अपने प्राइवेट कारोबारी अपना व्यवसाय ठीक कर ही रहे होंगे, स्वास्थ्य के लिए जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है, मेडिकल टीम्स हैं, अपने अन्य अन्य जैसे वहाँ पे क्या व्यवस्था पानी का है, पेयजल का है, ये है। तो ये सारी सुविधाओं को, जो मूलभूत सुविधाएं जो उनको वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, तीर्थयात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए बैठकें हमारी लगातार कुछ काफ़ी दिनों से लगातार चल रही हैं और उसके लिए हमारी सारे विभागों को उसमें तैयार रहने को कहा गया है और वो अपने अपने विभाग अपने अपने उसमें लग भी गए हैं। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए ब्रजभूषण ग्यारोला जी हमसे बातचीत कर रहे थे, तमाम विषयों पर हमसे बातचीत उन्होंने की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। पहले पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल सुरक्षा पर सवाल उठा रहे थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सत्ता की नीयत पर भी संदेह जताया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही उत्तराखंड की 500 सीटों पर वोटिंग हो गई। अब विपक्ष सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग कंट्रोल रूम के आसपास टहलते नजर आ रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने सत्ता की नीयत में खोट का आरोप लगाते हुए गंभीर बात कही है। जाहिर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत को एक डर सता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है और कहीं ईवीएम की सुरक्षा से समझौता तो नहीं हो रहा। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि प्रश्न सत्ता की नीयत का है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन ही नहीं बल्कि घातक हो जाता है। हमें तो इस बात का संतोष है जो पिछले 10 सालों के अंदर एक मोदी बीजेपी कहने वाला पगलेट वर्ग तैयार हो गया था इस देश के अंदर। वो पगलेट वर्ग जो है अब इनकी वास्तविकता को समझ गया है। वो जो है निराश हुआ है और वो वही वर्ग है जो वोट डालने के लिए नहीं आया है। बाकी परिवर्तन की ताकतों ने, बदलाव की ताकतों ने वोट किया है और जो भाजपा के खांटी के समर्थक हैं उन्होंने भी वोट किया है। लेकिन बीच में एक 10-15% एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जिसको पगला के दिया था भाजपा ने धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, दूसरे नामों पर, मुसलमान के नाम पर, किसी और नाम पर जो है। तो उनको ये लग गया कि नहीं, सवाल पेट का है, सवाल रोजगार का है, सवाल विकास का है, सवाल सहिष्णुता का है, सवाल देश का है, समाज का है। तो वो वर्ग जो है निराश हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी निराशा जो है वोट डालने ना आकर के व्यक्त किया। हम तो चाहते थे वो वर्ग आए, वो हमारे पक्ष में वोट करे, भाजपा को बाहर करने के लिए पक्ष करे, लेकिन
इतने दिनों का प्यार, 10 साल का प्यार एकदम छोड़ना उनके लिए कठिन था। इसलिए जो है ये बीच का जो है जो पीरियड है उनका, और हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे के जो चुनाव होंगे ये वर्ग जो है फिर कांग्रेस के साथ आएगा और भाजपा अपनी पुरानी पोजीशन में पुनः मुझको भविष्यवादी पोजीशन में आ गई। हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, हरीश रावत हो या फिर कांग्रेस, वो प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं और यही भ्रामक प्रचार का कारण है कि आज कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब 4 जून के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। देश के साथ ही उत्तराखंड की जनता समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आभास हो चुका है कि इस बार उत्तराखंड में 5-0 से शिकस्त मिलने वाली है। देखिए, हरीश रावत जी हो या कांग्रेस हो, ये जब चुनाव होता है और रिजल्ट आने वाले होते हैं तो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। नबी हरीश रावत जी क्या, उनके युवराज, पूरा उनका गठबंधन यही कहने वाला है। पूरे देश के अंदर जो उनका गठबंधन है वो इसी प्रकार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं। हरीश रावत जी समझ चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर 5-0 का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ सारे प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। इसलिए हरीश रावत जी अभी से जो है ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है कि विपक्ष लास्ट में इसी प्रकार के हथकंडे अपनाता है और पहले से अपना रहे हैं। हरीश रावत जी और कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है और समझती है। पूर्व मुख्यमंत्री के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के संदेह के बाद अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का लगातार यूं सवाल उठाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को परिणाम क्या आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान निपट चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सामने अब उत्तराखंड की खाली हुई 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए विजय कपरवाण और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी बनाया है। इधर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकसभा चुनाव में पाला बदल लिया था, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। लिहाजा सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो मंगलौर सीट पर बसपा के सरबत करीम अंसारी विधायक के निधन से यह सीट खाली हुई है। माना जा रहा है कि बद्रीनाथ सीट बीजेपी राजेंद्र सिंह भंडारी को ही उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमेशा चाहे कोई चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, उस चुनाव को पूरे शिद्दत से, पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि लड़ते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत को लेकर दावा कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की तैयारी पूरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दोनों सीटों की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। हमने अभी जो हमारी दोनों विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के हमने कमेटियां भी घोषित की है। हमारे संयोजक, सह संयोजक, सह प्रभारी हमने उस दोनों विधानसभाओं में बनाए हैं। वो अपने काम पे लगे हैं और दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर इतिहास रचने वाली है। बहुत बड़े अंतर से दोनों सीटें जीतेंगी। विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला का कहना है कि दोनों विधानसभाओं के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है और जल्द ही दोनों सीटों के लिए प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। लखपत बुटोला ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सीट पर सिटिंग विधायक ने पार्टी छोड़ी हो और उपचुनाव हो रहा हो।
बुटोला ने कहा कि राजेंद्र भंडारी ने जनादेश का अपमान किया। जिस तरीके से वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका जवाब उन्हें उपचुनाव में मिल जाएगा। निश्चित रूप से पार्टी अपने लगी हुई संगठन के लोगों से पूछ रही है। वहाँ पे जितने भी हमारे दोनों विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद पार्टी बहुत जल्दी प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। और जो भी दावेदार होंगे, पार्टी जो भी जितने भी हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, यूके लोग हैं, तो जो जितने लोग दावेदार करें, पार्टी उचित है विचार विमर्श करने के बाद उस पर निर्णय लेगी। लेकिन मैं एक चीज़ निश्चित रूप से इसमें कहना चाहता हूँ कि आज तक देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर विशेषकर जितने भी उपचुनाव हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसी की मृत्यु हुई इसलिए उपचुनाव हुए, या कोई मुख्यमंत्री के लड़ा है तो तब उपचुनाव। पहली बार ऐसा है बद्रीनाथ के अंदर कि किसी व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र की अवहेलना की है और विधायकी छोड़ करके दोबारा विधायक के लिए चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। तो ये एक घटना है और मुझे लगता है कि बद्रीनाथ की जनता इसको लेके बड़ी संजीदा है और वो इन चीज़ों को समझती है कि लोकतंत्र की रक्षा करना और जो जनादेश का अपमान किया गया, उस अपमान का जो बदला वहाँ की जनता लेगी, वो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है और बहुत सोच समझ के इस जो घटनाक्रम बद्रीनाथ के अंदर हुई उसका जवाब देगी। दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की साख लोकसभा चुनाव को लेकर दांव पर है। वहीं अब दोनों दलों के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों ही पार्टियों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ताज किसके सर सजेगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष मोदी सरकार से रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या 10 सालों के बीजेपी के शासनकाल में युवाओं को रोजगार मिला। वहीं उत्तराखंड सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से उत्तराखंड की रोजगार की राह खुली है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर दृष्टि से आगे होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने यूं ही नहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया और उनकी उपलब्धियों को देश भर में भुना रही है। दरअसल सीएम धामी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, चाहे वो यूसीसी हो या फिर सख्त नकल विरोधी कानून। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के जरिए युवाओं की रोजगार की राह आसान हो रही है। हाँ, मैं तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी मशीनरी जो भी हमारे विभाग है उनको कहा था कि आप अधिक से अधिक हमारे उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार स्वरोजगार मिले। वित्तीय वर्ष के आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2023-24 में योजना के जरिए लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को अलग अलग बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल के लोगों को लोन दिया गया, जबकि चंपावत दूसरे और पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि मैदानी इलाके से काफी पिछड़े हुए हैं। उनका ये बहुत अच्छा 10,000 का एक अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग 10,000 परिवारों को रोजगार मिलने का एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा था, वो बहुत अच्छा उन्होंने पूरा किया है। और आगे भी चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, लगातार हमारे मुख्यमंत्री उसकी समीक्षाएं करते रहते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए अलग अलग बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया। 2020 से लेकर 2023 तक योजना में 24,977 लोगों को लोन दिया गया, जिसमें सब्सिडी के रूप में सरकार ने 204 रुपए की मार्जिन दी। इसकी वजह से 74,922 लोगों को रोजगार मिला। कि हमारे कोई भी भाई, हमारा कोई भी हमारी बहनें जो हैं बेरोजगार न रहे, वो आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के लिए 8,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 9,571 लोगों को बैंकों से 401 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। इसमें सरकार की ओर से 92 करोड़ की सब्सिडी दी गई। पौड़ी जिले में 1,140 लोगों को स्वरोजगार से ऋण दिया गया, जबकि चंपावत जिले में 717 लोगों को लोन दिया गया।
अब मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं अच्छा, अगर वो काम हो, लेकिन कौन सा काम हो रहा? स्वरोजगार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे पलायन रोकने की बात हो, चाहे कर्मचारियों को मानदेय देने की, बढ़ाने की, नियुक्तियां देने की बात हो। अरे जब तुम हाई कोर्ट के आदेश को ही लागू नहीं कर रहे, हाई कोर्ट ने कहा कि 40-50 हज़ार कर्मचारी 15-20 साल से काम कर रहे संविदा पे, इनको रेगुलर करे या समान कार्य का समान वेतन दो, तो ये बीजेपी सर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो कर्मचारियों के बारे में तेने बोलने का अधिकार नहीं। कहा हुआ एमएसपी, जो उपज का मूल्य किसानों को मिलना चाहिए उनको, सरकार वो भी नहीं दे रही। करे ना कुछ, हम ये कह रहे एक काम बता दे कि ये किया राज्य सरकार ने, तो हम भी कह देंगे भाई चलो श्रमिकों का मानदेय बढ़ा दिया, आंगनबाड़ी आशा को बढ़ा दिया, रिक्त स्थान आपने भर दिए, कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल कर दी। आप कहीं तो कुछ तो कहीं तो खड़े हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।